वेलकम बैक इन द ABG मेड इजी सीरीज। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे मेटाबॉलिक एल्कलोसिस के बारे में। शुरू करते हैं। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक एल्कलोसिस इज देयर इज अ एक्सेसिव लॉस ऑफ एसिड और H plus ion, there is increase in the plasma bicarbonate concentration, and obviously arterial pH will be more than 7.4, leading to alkalemia and metabolic alkalosis. So in metabolic alkalosis, pH will be increased, bicarbonate will be increased, and CO2 level will remain according to the compensation level. It may remain normal or no change. All right. So नाउ थोड़ा समझते हैं कि मेटाबॉलिक एल्कलोसिस का जनरेशन होता कैसे है। एक्चुअली मेटाबॉलिक एल्कलोसिस मे बी जनरेटेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म। ये चार मैकेनिज्म है जिसके थ्रू मेटाबॉलिक एल्कलोसिस जनरेट होता है। नंबर वन इज योर लॉस ऑफ, हियर यू कैन सी हाइड्रोजन आयन वाया किडनी और जीआई ट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल पेशेंट को प्रोलॉन्ग वोमिटिंग है, तो वोमिटिंग की वजह से देयर विल बी H प्लस लॉस बिकॉज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड लॉस इन द वोमिटिंग from the GI tract, that will lead to the increased bicarbonate and metabolic alkalosis. Again through kidney there is H plus excretions that will also cause metabolic alkalosis. Number two is shift of hydrogen ion into the intracellular space as seen in the hyperkalemia. हमें पता है कि hyperkalemia में there is a shift of hydrogen ion in the intracellular space that leads to metabolic alkalosis. All right. And point 3 is alkali administration, that is exogenous. Sometime हमें HDO ICU के पेशेंट में सोडा बाइकार्बोनेट का इन्फ्यूजन भी देना पड़ता है इन केस ऑफ सीवियर एसिडोसिस एंड एज पर क्लिनिकल कंडीशन। सो उसकी वजह से भी मेटाबॉलिक एल्कलोसिस डेवलप हो सकता है। फोर्थ पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन एल्कलोसिस। इसमें क्या होता है? देयर इज अ इंक्रीज इन द ब्लड pH एज अ रिजल्ट ऑफ फ्लूइड लॉस। ओके, मीन्स वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन। सो देयर इज अ फ्लूइड लॉस इन द बॉडी that leads to the volume contraction and increase in the pH. So the change in the pH is especially pronounced with acidic fluid loss. Fine. For example, किसी पेशेंट को protracted continuous vomiting है, long 2-3-4 days से vomiting है, so उस केस में acidic fluid loss होगा, that will cause alkalosis plus diuretic use. So diuretic use की वजह से भी हमें because of fluid loss there is a contraction alkalosis. सो ICU पेशेंट में, HDU पेशेंट में मोस्ट ऑफ द टाइम कई बार जो हमारे पेशेंट होते हैं क्रोनिकली इल पेशेंट होते हैं, अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स होते हैं उनको, सो डायबिटिक वो ले रहे होते हैं लाइक डाइटोर और लेसिक्स। सो इनकी वजह से भी कई बार कॉन्ट्रैक्शन एल्कलोसिस हमें देखने को मिलता है। सो यदि हम यहाँ पे देखें जस्ट टू सम अप मेटाबॉलिक एल्कलोसिस के कॉजेज, जनरेशन कैसे होता है? आइदर देयर विल बी डिक्रीज इन द एसिड और H प्लस कंसंट्रेशन, और देयर विल बी इंक्रीज इन द बाइकार्बोनेट, ये डिक्रीज इन द H प्लस और लॉस of acid from GI tract like vomiting, bowel obstruction, and from the renal in the form of diuretics. बाइकार्बोनेट का जो इंक्रीज बाइकार्बोनेट कैसे हो सकता है? इट कुड बी एंडोजेनस। एंडोजेनस कैसे हो सकता है? लाइक इन कुशिंग सिंड्रोम्स, हाइपरएल्डोस्टेरोनिज्म एंड स्टेरॉइड्स। एंड एक्सोजेनस हमने देखा भी एंटासिड के फॉर्म में यदि हम एडमिनिस्टर करें, या लैक्सेटिव और सोडा बाइकार्ब और कैल्शियम। सो दिस इज द कॉज ऑफ जनरेशन ऑफ मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, ये हमें पता होना चाहिए। ऑलराइट। सो हमें पता है कि देयर इज ऑलवेज अ कंपनसेटरी मैकेनिज्म इन ABG। सो यदि मेटाबॉलिक कंपोनेंट है तो कंपनसेशन विल बी फ्रॉम लंग्स, एंड नंबर वन कंपनसेशन विल बी ब्रीदिंग इज सप्रेस्ड टू होल्ड द CO2। हमें पता है कि CO2 जब रिटेन करेंगे, सो ये क्या करेगा? एक एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा और pH को लोअर करेगा, फाइन, टू ब्रिंग द अराउंड 7.4। एंड नंबर टू इज किडनी कैसे करेंगे? किडनी कंजर्व H प्लस आयन। किडनी H प्लस आयन मतलब एसिड को रिटेन करेंगे, बिकॉज हमें पता है कि पूरा सिस्टम एल्कलीमिया है, एल्कलोटिक एनवायरनमेंट है। सो हमें उसको कंपनसेट करने के लिए या तो CO2 लेवल को बढ़ाना है, क्योंकि CO2 का नेचर एसिडिक होता है, और किडनी क्या करेंगे? H प्लस आयन को कंजर्व करेंगे और रिटेन करेंगे। नंबर थ्री, किडनी विल एलिमिनेट बाइकार्बोनेट, जो एक्सेस बाइकार्बोनेट है, जो एल्कली या एल्कलीमी इन्वायरमेंट है ब्लड में, उसको यूरिन में एक्सक्रीट करेंगे, एंड दैट विल कॉज यूरिन विल बिकम एल्कलाइन। सो दिस इज द फोर कंपनसेटरी मैकेनिज्म, फाइन। सो लंग्स विल कंपनसेट बाय लंग रिटेन द CO2 थ्रू लोअर द pH। लंग क्या करेगा? CO2 रिटेंशन करेगा, CO2 रिटेन करके pH को कम करने की कोशिश करेगा, फाइन। कंपनसेशन हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में सिंपल फॉर्मूला है, एक्सपेक्टेड PCO2 इज 40 प्लस
0.7 bicarbonate minus 24. So change in PaCO2 is equal to 0.7 multiplied by change in your bicarbonate concentration. So using this formula we can calculate the expected PaCO2 in case of metabolic alkalosis. सो कमिंग टू द कॉजेज, कॉजेज क्या क्या होते हैं मेटाबॉलिक एल्कलोसिस के? ये दो हमें इंपॉर्टेंट कॉजेज हैं, ये हमें याद रखना ही है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉज, स्पेशली मोस्ट ऑफ द केसेस हमें आईसीयू एचडीयू अपने वार्ड में देखते हैं. सो नंबर 1 इज यूज ऑफ डायरेटिक्स एंड एक्सटर्नल लॉस ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रेशंस लाइक वोमिटिंग, प्रोटेक्टेड वोमिटिंग और समटाइम बाउल ऑब्स्ट्रक्शन. सो ऐसे केसेस में हमें ये 2 इंपॉर्टेंट कॉजेज होते हैं जिसमें हमें मेटाबॉलिक एल्कलोसिस मिलता है. And now further the cause of metabolic alkalosis can be divided into 3 types. Number 1 is chloride responsive, इसमें यूरिन क्लोराइड लेस देन 20 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होगा. नंबर 2 इज क्लोराइड रेजिस्टेंस एल्कलोसिस, इसमें यूरिन क्लोराइड की वैल्यू मोर देन 20 मिली इक्विवेलेंट होती है. एंड देयर आर सम अदर कॉजेज लाइक एल्कली लोडिंग एल्कलोसिस. सो मेनली हम ये फर्दर जो है बेस्ड ऑन यूरिन क्लोराइड लेवल 2 इंपॉर्टेंट कॉजेज में हम इसको डिवाइड करते हैं. वन इज क्लोराइड रिस्पॉन्सिव, वन अदर इज क्लोराइड रेजिस्टेंस. सो हम अप्रोच कैसे करेंगे? एबीजी में हमें मेटाबॉलिक एल्कलोसिस मिला, देन हम नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा वी विल चेक द यूरिन क्लोराइड लेवल. इफ इट इज लेस देन 20 और मोर देन 20, सो लेस देन 20 है सो उसको हम लोग बोलते हैं क्लोराइड रिस्पॉन्सिव एल्कलोसिस, एंड मोर देन 20 है तो दैट इज कॉल्ड क्लोराइड रेजिस्टेंट एल्कलोसिस. इन दोनों के कॉजेज इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है. क्लोराइड रिस्पॉन्सिव जो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस के इसके इंपॉर्टेंट कॉज होते हैं गैस्ट्रिक फ्लूइड लॉस लाइक vomiting, nasogastric suction, Ryle's tube secretions, Ryle's tube aspiration, diuretics, late phase of diuretic therapy, post type hypercapnia, cystic fibrosis, congenital chloride diarrhea, this is very important, and villus adenoma. So this is a cause of chloride responsive metabolic alkalosis. Chloride resistant में क्या होते हैं? Important causes are hyperaldosteronism, apparent middle excess, syndromes like Cushing syndromes, Liddle syndrome, Bartter-Gitelman syndrome, and early phase of diuretic therapy. Early phase में हमें पता होना चाहिए कि there is a chloride resistant metabolic alkalosis, and when there is a excessive bicarbonate administration. So ये causes हमें याद होने चाहिए. अप्रोच कैसे करेंगे? अप्रोच टू मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, अगेन हमने जस्ट अभी डिस्कस किया मेटाबॉलिक एल्कलोसिस एबीजी में है तो वी विल लुक फॉर यूरिन क्लोराइड. उसके बाद हम इसको 2 भाग में डिवाइड करते हैं. 2 इंपॉर्टेंट, वन इज क्लोराइड रिस्पॉन्सिव, क्लोराइड रेजिस्टेंट. सो इन दोनों के दीज आर द डिफरेंशियल्स फॉर क्लोराइड रिस्पॉन्सिव एंड क्लोराइड रेजिस्टेंस बेस्ड ऑन द यूरिनल क्लोराइड लेवल्स. वंस हमने देखा कि यूरिन क्लोराइड इज मोर देन 20, ठीक है. सो मोर देन 20 यदि है, 20 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है तो वी हैव लुक फॉर हाइपरटेंशन. ब्लड प्रेशर चेक करना है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल है या बढ़ा हुआ है. सो ब्लड प्रेशर इज देयर, यदि ब्लड प्रेशर है, इफ ब्लड प्रेशर इज हाइपरटेंशन इज देयर, then these are the differentials: Bartter syndrome, Gitelman syndrome, active diuretic therapy, and potassium and magnesium loss. If there is no hypertension, यदि hypertension नहीं है, so in that situation we will check the plasma renin activity. हम सीरम में plasma renin activity को चेक करेंगे. plasma renin activity यदि हाई है या फिर लो है. यदि plasma renin activity हाई है उस केस में these are the differentials. One is diuretic use, renal artery stenosis, renin secreting tumor, and accelerated hypertension. बट यदि प्लाज्मा रेनिन एक्टिविटी लो है सो उस केस में हम चेक करेंगे प्लाज्मा एल्डोस्टेरॉन, और प्लाज्मा एल्डोस्टेरॉन की वैल्यू देखेंगे. यदि प्लाज्मा एल्डोस्टेरॉन की वैल्यू हाई है सो इट इज़ अ डायग्नोसिस ऑफ प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, ठीक है. एंड दैट मे बी ड्यू टू, उसके कॉजेज हो सकते हैं एड्रेनल एडिनोमा, बायलेटरल एड्रेनल हाइपरप्लेजिया और एड्रेनल कार्सिनोमा. बट इफ प्लाज्मा एल्डोस्टेरॉन वैल्यू लो है सो उस केस में दीज आर द इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल्स, जैसे कुशिंग सिंड्रोम, एक्सोजेनस स्टेरॉयड इंपॉर्टेंट कॉज है, 11 हाइड्रोक्सिलेज और 70 हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी, लिडिल सिंड्रोम, लिकोरिस इंजेक्शन, एंड 11 बीटा एचएसडी डेफिशिएंसी. सो इन दिस वे हम मेटाबॉलिक एल्कलोसिस को अप्रोच करते हैं. सो अगेन यदि हम इसको सम अप करें, फर्स्ट ऑफ ऑल मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, उसके बाद हमने उसको यूरिनरी क्लोराइड लेवल चेक करना है, उसके ऊपर हम 2 भाग में डिवाइड करते हैं, लेस देन 20 के दीज आर द डिफरेंशियल्स. यदि मोर देन 20 है तो उस केस में हम हाइपरटेंशन को देखेंगे एंड अकॉर्डिंगली वी विल फॉलो दिस चार्ट. ऑलराइट. सो इस तरह से हम मेटाबॉलिक एल्कलोसिस को अप्रोच करेंगे एंड उसके कॉजेज को, उसके जो डिजीज है, अंडरलाइंग प्रॉब्लम को हम फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे. सो कमिंग ब्रीफ टू द मैनेजमेंट ऑफ मेटाबॉलिक एल्कलोसिस. मेटाबॉलिक एल्कलोसिस का मैनेजमेंट के लिए हमें, दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट टू रिमेंबर, रूट कॉज एनालिसिस. मीन्स जो हमने अभी देखा, वी हैव टू अप्रोच फॉर मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, वी हैव टू फाइंड आउट द कॉज
and we have to treat accordingly. Fine. So we have to treat the underlying condition, and sometimes if the pH is very serious, more than 7.6, so sometimes hemodialysis भी जरूरत पड़ सकती है. क्लोराइड जो रिस्पॉन्सिव मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होता है उस केस में हम नॉर्मल सलाइन और हम NaCl हाफ नॉर्मल सलाइन भी यूज़ कर सकते हैं, रेट 50 to 100 ml per hour depending on the clinical condition. And also we have to replace the potassium and PPI, that also minimize the gastric losses. And if diuretic induced मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है, सो उस केस में हम पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स को यूज़ कर सकते हैं जिससे हाइपोकैलेमिया न हो. ऑलराइट, लाइक स्पाइनोलेक्टोन एंड ऑल. सो इन दैट सिचुएशन वी कैन ट्रीट द मेटाबॉलिक एल्कलोसिस. इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि हमें ट्रीटमेंट से पहले वी हैव टू रिमेंबर दिस रूट कॉज एनालिसिस. वी हैव टू फिगर आउट कि पेशेंट को मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हुआ क्यों है. ऑलराइट, सो लेट्स सी हेयर विद एन एग्जाम्पल. एक एग्जाम्पल देके हम समझते हैं. यहाँ पे एक 57 ईयर ओल्ड फीमेल है एंड शी इज सफरिंग फॉर persistent vomiting for 2 days now. Now she appears to be lethargic and weak and has myalgia. She is noted to have dry mucous membrane and her capillary refill takes more than 4 seconds. मतलब capillary refill time बढ़ा हुआ है. And now, so based on this clinical presentation, she is diagnosed with having gastroenteritis and dehydration. Clear? एंड हमने इमरजेंसी में पेशेंट का ABG किया. ABG में pH इज 7.5, PaO2 इज 85, दैट इज नॉर्मल, PCO2 इज 40 एंड बाइकार्बोनेट इज 34. सो व्हाट एसिड बेस डिसऑर्डर इज प्रेजेंट? फर्स्ट इज रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस अनकम्पनसेटेड, B इज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस पार्शियली कॉम्पनसेटेड, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस अनकम्पनसेटेड एंड D इज मेटाबॉलिक एल्कलोसिस पार्शियली कॉम्पनसेटेड. सो इस ABG को, क्लिनिकल कंडीशन को हमने देखा और इस ABG को हम रीड करते हैं, इसको इवेल्युएट करते हैं. सो लेट्स सॉल्व इट. pH कितना है? 7.5, इट मीन्स इट इज एल्कलोटिक. PCO2 इज 40, दैट इज PCO2 इज नॉर्मल एंड बाइकार्बोनेट इज 34 मिलीमोल, इट इज मीन इट इज इंक्रीज्ड. हमें पता है कि बाइकार्बोनेट की वैल्यू 24 होती है नॉर्मल, सो इट इज वैल्यू इज इंक्रीज. सो प्राइमरी प्रॉब्लम क्या है? हमें पता है प्राइमरी प्रॉब्लम के लिए हमने अपने बेसिक्स जो वीडियो देखे उसमें देयर इज ROME, ओके, रेस्पिरेटरी अपोजिट, मेटाबॉलिक सेम. So pH and bicarbonate are moving in the same direction. So primary problem is metabolic alkalosis. उसके बाद हम इसमें compensation कैलकुलेट करेंगे. So level of compensation देखेंगे. So primary problem is here is ROME, that is metabolic alkalosis. So उस केस में expected PCO2 कैलकुलेट करते हैं. 40 plus 0.7 bicarbonate minus 24. So if you calculate 40 plus 0.7, 34 here, 34 is the bicarbonate minus 24. So ये वैल्यू कितनी आएगी? 47. So expected PCO2 47 होना चाहिए, but here PCO2 is normal. So it means PCO2 here is normal. What does it mean? इसका मतलब ये हुआ कि lung is not compensating at all. मतलब metabolic alkalosis है but lung is not compensating. lungs अपना relax होके बैठा हुआ है. Fine. So it means it is level of compensation is uncompensated. So correct answer will be metabolic alkalosis uncompensated. Fine. So the primary disorder is uncompensated metabolic alkalosis. Alright. So this is how we read an ABG of metabolic alkalosis. Alright. So thank you so much for watching this video. In next video आगे हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एंड इसके बाद हम सब्सिक्वेंट में 20 और 10 और 20 प्रैक्टिस ABG को भी हम डिस्कस करेंगे इन द फोरकमिंग वीडियोस. सो फॉर नाउ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं. And if this video is helpful, like the video, comment, share and subscribe, and share this video among your friends, colleagues and those who are working in HDO ICU for their benefit. So see you all in the next video. Thanks again for watching.